अभिलेख इतिहास के द्वारा खुलते हैं। कहाँ से? अभिलेख किसके? इतिहास के द्वारा खुलता है। जो अभिलेख है किससे खुलता है? ऐसा होता है। अभिलेख इतिहास के द्वारा खुलता है। किसके द्वारा खुलता है? इतिहास के द्वारा खुलता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के लेखन, जो प्राचीन भारतीय के इतिहास का लेखन था, अभिलेखों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अभिलेख में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने इतिहास खोलने में निभाई थी? महत्वपूर्ण भूमिका अभिलेख निभाया था। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया था? अभिलेख ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। प्रत्येक काल के अभिलेख साहित्य के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, और प्रत्येक काल के साहित्य क्या हुए? हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब साक्ष्य प्राप्त हुए, इसे तुलनात्मक अध्ययन से जब इसका अध्ययन किया जाता है, तुलनात्मक अध्ययन ने प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और प्राचीन इतिहास के निर्माण में, जो प्राचीन इतिहास के निर्माण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? अभिलेख निभाता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो अभिलेख निभाता है, भूमिका निभाता है सबसे भारतीय इतिहास को निर्माण में। यहाँ हम प्रत्येक काल के एक एक अभिलेख की संक्षिप्त जानकारी देकर यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अभिलेख किस प्रकार के इतिहास के द्वारा खुलता है। हम छोटा सा जानकारी प्राप्त करेंगे, जो ज़्यादा लंबा में डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि छोटे जानकारी से सभी अभिलेख को हम जानने का कोशिश करेंगे। इतिहास के द्वार को खोलने की कोशिश करेंगे। अशोक से पूर्व की मतलब अशोक से पहले, गौतम बुद्ध की मृत्यु के ठीक बाद। कहने की मतलब हुआ कि अशोक से पहले और गौतम बुद्ध की मृत्यु के ठीक बाद, जब महात्मा बुद्ध से भगवान बुद्ध, जिसे गौतम बुद्ध भगवान बुद्ध हम कहते हैं, बुद्ध कहते हैं, उनके मृत्यु के ठीक बाद 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में ब्राह्मी लिपि, कौन लिपि? एक लिपि का नाम था ब्राह्मी लिपि। इस लिपि में पिप्रवाहा स्तूप पर, कहाँ पर? पिप्रवाहा जगह का नाम है, पिप्रवाहा स्तूप पर जिला कहाँ? सिद्धार्थनगर जिला। किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश राज्य में। सबसे पहले अशोक से पहले, ध्यान से सुनते हैं। हाँ, अशोक से पहले अपूर्व गौतम बुद्ध की मृत्यु के ठीक बाद 5वीं सदी में, किस सदी में? 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में ब्राह्मी लिपि। किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि एक भाषा है। ब्राह्मी लिपि कौन सा है? एक भाषा। जैसे अभी हम देवनागरी भाषा लिखते हैं, उसी तरह से एक ब्राह्मी लिपि भाषा था, जिसे ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिपेंस ने पढ़ा था। जेम्स प्रिपेंस एक क्या था? कल बताए थे। जेम्स प्रिपेंस इंग्लैंड के टस्काल अधिकारी था। क्या था? टस्काल अधिकारी जेम्स प्रिपेंस थे, जिन्होंने सर्वप्रथम क्या पढ़ा था? सर्वप्रथम दवाई ना टस्काल अधिकारी था। जेम्स प्रिपेंस एक टस्काल अधिकारी था। सर्वप्रथम इसने ब्राह्मी लिपि को, जो अशोक के द्वारा जो भी लिखाया गया था अभिलेख, सर्वप्रथम पढ़ने वाला व्यक्ति कौन था? जेम्स प्रिपेंस था। ये अंग्रेज का एक टस्काल अधिकारी था, जेम्स प्रिपेंस। अब जिला सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से प्रथम बौद्ध अस्थि कलश अभिलेख मिला। यानी कहाँ से? प्रथम बौद्ध का अस्थि था, जो कलश, उनका कलश जो था, गौतम बुद्ध मरे तो उनका हर जगह अस्तित्व रखा गया था। अस्थि को एक वहाँ पर स्तूप में रख दिया गया था, तो स्तूप में रखा गया था, उसमें हुआ है उनका एक अस्थि मिला। उनका अस्थि कलश में रखा गया था। वह कलश कहाँ से मिलता है? सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश राज्य के जिला सिद्धार्थनगर से मिलता है। जगह का नाम था पिप्रवाहा स्तूप पर। कहाँ पे? पिप्रवाहा स्तूप पर मिलता है। स्तूप बनाने की परंपरा
और इन अभिलेख शस्त्रों के राख के ऊपर स्तूप बनाने की परंपरा का पता चलता था। इस अभिलेख से क्या पता चलता है कि अस्थि की राख जो अस्थि होता है, जैसे हम कहीं पर फूकने जाते हैं, जो अस्थि में से राख निकलता है, उस राख से के ऊपर स्तूप बनाने की जो परंपरा का पता चलता है। मौर्य सम्राट अशोक का प्रथम शिलालेख सौराष्ट्र के जूनागढ़ जिले के गिरनार से मिला। कोई पूछे कि अशोक राजा था, उसका सर्वप्रथम अभिलेख कहाँ से मिला, यहाँ सब्जेक्टिव पूछ सकते। तो सौराष्ट्र एक जगह का नाम था, सौराष्ट्र के जूनागढ़ जिले से, सौराष्ट्र के जूनागढ़ जिले से अशोक का सर्वप्रथम अभिलेख मिला हमें। अशोक का सर्वप्रथम अभिलेख कहाँ मिला, तो सौराष्ट्र के जूनागढ़ अभिलेख से मिला। वह कहाँ पे था, वह गिरनार से मिला, जूनागढ़ जिले के गिरनार से मिला। इस लिपि को ब्राह्मी लिपि में था, वो भी कौन सा लिपि में लिखा गया था अभिलेख, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था लिपि। और यह 272 ईस्वी पूर्व का है। इस अभिलेख की तृतीय पंक्ति में अशोक ने निर्देश दिया कि जीव बलि के लिए नहीं मारा जाएगा। अशोक ने क्या कहा, इस अभिलेख की तृतीय पंक्ति की मतलब तीसरा लाइन में अशोक ने कहा कि जीव को बलि नहीं दिया जाएगा, यानी जीव को मारा नहीं जाएगा, बलि के लिए जीव बलि के लिए नहीं मारा जाए। जीव होगा कोई भी, जैसे बलि के लिए नहीं मारा जाएगा। कौन, अशोक ने तृतीय पंक्ति है, तीसरा लाइन में अशोक बोलते हैं। जैसे हम किसी भगवान के लिए मान देते हैं कि है भगवान, कि ठीक है दुर्गा जी को बलि दे देते हैं, किसी चीज़ को बलि। तो अशोक उस समय राजा था देश का, तो उसने एक कानून बना दिया कि किसी भी व्यक्ति को जीव बलि के लिए नहीं मारा जाएगा। अशोक एक कानून इस अभिलेख में एक लिखवा दिया जाता है अशोक के द्वारा, जीव बलि के लिए नहीं मारा जाएगा, जीव बलि के लिए नहीं मारा जाएगा, नहीं मारा जाएगा। अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। अशोक के 13वां शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ, साहबगढ़ी से प्राप्त हुआ। सब क्वेश्चन पूछोगे, अलग ध्यान से देखते हैं। अशोक का 13वां शिलालेख साहेबगढ़ी से प्राप्त हुआ। सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है और पूछेगा क्वेश्चन ही सारा। अशोक का 13वां शिलालेख कहाँ से, साहबगढ़ी से प्राप्त हुआ। इसकी प्रथम पंक्ति में कलिंग का विजय उल्लेख है। कलिंग का जो युद्ध हुआ, इस युद्ध के बाद ही अशोक क्या किया, महापरिवर्तन इस अशोक में आता है। इतना युद्ध हुआ, कलिंग के युद्ध में सिर्फ औरत ही औरत नजर आते, सारा मर्द को मार दै, इतना खतरनाक अशोक राजा रहे छे। सिर्फ औरत ही नजर, सिर्फ मुस्मात औरत नजर आवत रहे, इतना पूरा खतरनाक की तरह युद्ध हो जाए। कलिंग के युद्ध के बाद ही अशोक के हृदय परिवर्तन होता है। उसके बाद अशोक ने क्या करता है, बौद्ध धर्म को अपना लेता है कलिंग युद्ध के बाद, और तलवार को फेंक देता है उसके बाद, और गौतम बुद्ध की बात पर चलता है, उसके धर्म पे चलता है, उसके सिद्धांत पे अशोक चलने का शुरू कर देता है। एवं 9वीं पंक्ति में अशोक ने विदेशी राजाओं के संबंध की जानकारी भी दी है, और 9वीं पंक्ति में किसका, विदेशी राजा के संबंध की जानकारी मिलता है। यानी 13वां शिलालेख से कहाँ से प्राप्त हुआ, तो साहेबगढ़ी से प्राप्त हुआ। अशोक के सबसे प्रथम शिलालेख सबसे पहले कहाँ पर मिला, अशोक का शिलालेख, तो जूनागढ़ के गिरनार से प्राप्त हुआ, सर्वप्रथम यहीं से न प्राप्त हुआ। और इसके बाद अशोक का 13वां शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ, तो साहेबगढ़ी से प्राप्त हुआ है। इसकी प्रथम लाइन में लिखा गया है, कलिंग का विजय का उल्लेख किया गया, कलिंग का विजय का वर्णन किया गया, जो कलिंग युद्ध हुआ था उसका वर्णन किया गया है इसमें। और इसके बाद मौर्य समाज के पतन के पश्चात, जैसे ही मौर्य समाज का अंत हुआ, पतन की मतलब मौर्य समाज का खत्म हो गया, खत्मा हो जाना, उसके बाद उसका कोई भी राजा नहीं रहा, उसके वंश का
जो भी वंश चल रहा था वो वंश खत्म हो जाना। तब मौर्य साम्राज्य का पतन के पश्चात शुंग वंश भारत में स्थापित होता है। यानी मौर्य वंश के बाद कौन आता है? मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आता है। मौर्य वंश के बाद कौन स्थापना होता है भारत में? शुंग वंश का स्थापना होता है। किस वंश का? शुंग वंश का स्थापना भारत में होता है। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश के भारत में स्थापना होता है, स्थापित हुआ। शुंग वंश के शासक कौन था? कोई पूछे शुंग वंश का शासक कौन था? शुंग वंश के शासक, शुंग वंश के शासक था भागभद्र था। कौन था? भागभद्र था। शुंग वंश के शासक कौन था? भागभद्र था। भागभद्र के शासक सॉरी इस बाहर गलती बता रहे हैं। शुंग वंश के शासक भागभद्र के वेशनगर विदिशा मध्य प्रदेश के अभिलेख से पता चलता है। कहाँ से पता चलता है? शुंग वंश के शासक के बारे में हमें भागभद्र के वेशनगर से। भागभद्र के वेशनगर जगह विदिशा, विदिशा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। विदिशा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और अभिलेख से पता चलता है कि यौवन दूत हेरोडोटस ने तक्षशिला से आकर विदिशा में गरुण ध्वज की स्थापना किया था। किस ध्वज की स्थापना किया था? गरुण ध्वज की स्थापना की थी। यह अभिलेख द्वितीय सदी ईस्वी पूर्व का। यह अभिलेख किस सदी ईस्वी पूर्व का था? द्वितीय सदी ईस्वी पूर्व का था। इसकी लिपि भी क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। जो भी अभिलेख लिखा जाता था अधिकतर ब्राह्मी लिपि में ही शुरू में लिखा गया था। इससे पता चलता है कि शुंग वंश के शासक वैष्णव मत के अनुयायी थे। इससे पता चलता अभिलेख से क्या? वैष्णव मत के। शुंग वंश किसके मत आदमी थे? किस धर्म को मानने वाले थे? वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। वो लोग वैष्णव धर्म, जैसे अभी कोई वैष्णव धर्म रहता तो मीट मछली उसका, उसी तरह से वो वैष्णव धर्म को मानने वाले अनुयायी थे वो लोग। तो एक बात हमें यहाँ से याद रखना होगा कि क्वेश्चन कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में किस वंश का स्थापना हुआ? किस वंश का? शुंग वंश के। संजीव कुमार तिरावा शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ? तिरावा शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ? राजेश? शाहबाजगढ़ी से। कहाँ से? शाहबाजगढ़ी से। अशोक का प्रथम शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? अशोक का प्रथम शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? यही तो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। कलिंग के राजा खारवेल का यह अभिलेख पूरी उड़ीसा के हाथी गुफा से मिला है। कलिंग के राजा का खारवेल का यह अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है? पुरी के उड़ीसा के हाथी गुफा से मिला। कहाँ से? पुरी के उड़ीसा के हाथी गुफा से मिला है। इसकी लिपि ब्राह्मी थी। इसकी लिपि कैसा था? ब्राह्मी लिपि था। यह प्रथम सदी ईस्वी का उत्तरार्ध का था। यह प्रथम सदी ईस्वी का क्या था? उत्तरार्ध का था। इसमें कलिंग के प्रसिद्ध शासक खारवेल की राजनीतिक उपलब्धियों एवं लोक मंगल कार्यों के लिए उल्लेख मिलता है। और खारवेल की शासक की क्या थी? राजनीतिक उपलब्धियों के लिए और लोक मंगल कार्यों का उल्लेख मिलता है। उसने मगध तक का क्षेत्र जीत लिया था। कहाँ तक का क्षेत्र जीत लिया था खारवेल के शासक? मगध तक का क्षेत्र जीत लिया था। और इस अभिलेख की सर्वप्रमुख विशेषता यह था कि इसमें उसके प्रारंभिक 13 के जीवन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है।